नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आइए इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे, पॉलिटी को कवर करेंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग कह रहे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सर थोड़ा रिटर्न मिल जाता, तो 28 पेज की पॉलिटी जो है, घटना चक्र, ये जो मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था घटना चक्र, ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है ना, ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है और प्रॉपर इसमें कंटेंट है, एक एक चीज़ है, कोई चीज़ छूटी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ भी सब कवर कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत छूटा है, जैसे आयोग कवर नहीं हुए, इसमें आयोग भी कवर है, सब कुछ कवर है। और मात्र 28 पेज में, शॉर्ट एंड स्वीट है। यदि आप आज भी उसे लेते हैं, कल रिवाइज मार देते, काम आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो काम आने ही वाली है, एसआई में भी ये पॉलिटी काम आएगी, इसमें अभी और भी अपडेट वर्जन आएगा। इसके पीछे का पेज में जो है एमपी का करंट है, जिन लोगों ने खरीदा होगा उसको ठीक से पढ़िए। और ये एसआई में भी करंट काम आएगा, और आबकारी इंस्पेक्टर में भी काम आएगा, असिस्टेंट वाले में भी काम आएगा। और इसके और भी जो नए नए वर्जन है वो आने वाले हैं। मेंस में भी इसके वर्जन आने वाले, मेंस के सॉल्व पेपर भी इससे आएंगे। इसमें साइंस एंड टेक भी आने वाला है एसआई के दृष्टिकोण से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो और इस मैगजीन के साथ भी जुड़े रहिए, हर एक चीज़ अपडेट आएगी। इसका टेलीग्राम चैनल भी है ना, घटना चक्र, प्रतियोगिता घटना चक्र नाम से, कुशाग्र इस नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप भी जुड़े रहिए। चलिए हम अब एग्ज़ाम को, अपने कंटेंट को आगे ले चलते हैं। आज हम राज्य महाधिवक्ता से प्रारंभ करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, महावक्ता क्या लिख गया है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपन अंडरलाइन करेंगे, जहाँ पर माइनर मिस्टेक है तो आप लोग उसको देखते चलना है। इसको मैं नीले से कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाअधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता ही जो है आपके एमपीपीएससी में जो रिट दायर हुई है, जो रिजर्वेशन को लेके, जो 1327 का फार्मूला है, जो प्रशांत सिंह है अपने, वो आपके महाधिवक्ता हैं और वही केस लड़ रहे हैं, जिसमें चल रहा है कि शायद इसमें कुछ ढील ढाल दी गई हुई है। क्लियर कि नहीं क्लियर, से यस और नो। ठीक है, चलिए, वो महाधिवक्ता लिखने के लिए जो आ गया है वो पॉइंट पर, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, इसको अपन कैंसिल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता जो है राज्य के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ही काम करेगा। जैसे अपना अटॉर्नी जनरल होता है, सेम वैसे ही राज्य में ये होता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। जो महाधिवक्ता है वो किसकी वो रखता है जी, वो महाधिवक्ता जो है, इसके पास एक और है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता है। कल अपन जब उच्च न्यायालय करे थे परसों, तो उसमें अर्हता बताए थे, तो बोले थे ना, जिसने 10 वर्ष तक न्याय से संबंधित काम किया है, कि न्याय प्रणाली में काम किया हो। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे, कौन सी न्याय प्रणाली सर? एक तरफ तो आपने बता ही दिया कि हाई कोर्ट में सत्र न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में या 2-3 हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस की हो, तो बन सकता है। तो न्याय प्रणाली में आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, और क्या, यही महाधिवक्ता था। मैंने कहा था आगे इसका क्लियर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन, क्या बोलते हैं उसको, रिम्यूनरेशन प्रदान किया जाता है, पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। और ये कौन निर्धारित करता है? ये राज्यपाल आपका निर्धारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 217(3) में महाधिवक्ता पद के लिए आवश्यक अर्हताएं स्पष्ट की गई है, जो निम्नवत है। वह भारत का नागरिक हो, ये तो पहली ही आप जानते हो, ये तो बेसिक है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में जो है उसने क्या हो, कार्य किया हो। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं। अब अपन आते हैं महाधिवक्ता की, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट मैंने कर दिया, उधर छिप रहा था, तो चलिए अब महाधिवक्ता की शक्तियों की बात कर लेते हैं।
राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामले के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है और ना ही किसी कंपनी के निर्देशक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। मतलब कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकता है जब तक कि उसे राज्य सरकार से अनुमति ना मिल जाए, और जब तक किसी कंपनी के निर्देशक, किसी भी कंपनी का निर्देशक पर नियुक्ति उसकी नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पर राज्य विधानमंडल के अंग पर। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अपने यहाँ विधान परिषद है नहीं तो उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अपन। विधानसभा और राज्यपाल है, राज्यपाल अपन कर चुके हैं। राज्यपाल से संबंधित फैक्ट जो भी आज बचे हैं अपन और भी करने का प्रयास करेंगे। लंबा वीडियो बनेगा लेकिन आप जुड़े रहिए, आराम से सुनते रहिए, सब हो जाएगा। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। कहां से? 168 से लेके वहां तक किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में, आप कहेंगे सर 63, देखिए 63 में जो है वो मुख्यमंत्री से संबंधित बात है, फिर 64 में मुख्यमंत्री है, विधान उसका अपना मंत्रिपरिषद है, तो ऐसे ऐसे करके अपन आ गए हैं 68 तक। तो 68 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और मिनिमम संख्या 60 निर्धारित की गई है। तो आप जानते हैं यूपी में 400 प्लस है ना, 406 है यूपी में, और सबसे कम 40 भी है कुछ राज्यों में, वो बताएंगे अपवाद वाले राज्य, अपन चर्चा करेंगे। वैसे मिनिमम 60 है, जैसे दिल्ली में 70 है, हरियाणा में भी इतनी है लगभग। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या का पुनः उल्लेख किया गया। ये मैंने तीसरा पॉइंट इसमें जोड़ दिया है। 371 के विभिन्न खंडों में राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या का पुनः उल्लेख किया है, क्योंकि जो उत्तर पूर्व का राज्य है वहां ये स्थितियां हैं अपनी। विधान परिषद की संरचना की बात करेंगे, चूंकि अपने है नहीं इसलिए थोड़ा बहुत अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं एग्जाम दृष्टि से। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 होगी। जितनी विधानसभा की संख्या होगी, हमारे यहाँ 230 है, तो उसका 1/3 क्या होगा कि आपकी विधान परिषद होगी। के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 1/3 होगी। पहली बात से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 100 सीट है उदाहरण के लिए, तो 1/3 उसका कितना हुआ? 1/3 कितना हुआ? 34 सीट हुई, 33 या 34 सीट हुई। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश में 200 सीट है, तो उस हिसाब से आप समझ लो मध्य प्रदेश में कितना होना चाहिए, 90 सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। अब 1/3 से कम का मतलब ये भी नहीं कि आप 10 ही बना लो, तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप से क्या होता है? मनोनयन होता है तथा आंशिक रूप से निर्वाचन होता है। मतलब इनका ना तो पूरी तरीके से निर्वाचन होता है और ना ही पूरी तरीके से अपॉइंटेड होते हैं, ये दोनों होता है। इनमें थोड़ा सा मनोनयन होता है आंशिक, और पार्शियली क्या होता है? निर्वाचन होता है। सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यहां पर मत शब्द मिसिंग है, आप लोग उसको अपने में ऐड कर लेना, है ना। मत प्रणाली के द्वारा होता है। यह सब आपको लिखा मिल जाएगा इस किताब में, बार बार मैं कह रहा हूं, इस बुक में सब लिखा मिल जाएगा। चलिए, इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य, इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है, वो दिया। पहला पॉइंट देखें, कुल सदस्य संख्या का जो 1/3 है भाग राज्य की नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा क्या है? निर्वाचित होता है। नगर पालिका से, जिला बोर्ड से और भी जो स्थानीय अन्य संस्थाएं, उससे ये 1/3 हिस्सा लिया जाता है। 1/3 सदस्य जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। जो राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित एक निर्वाचक मंडल वो बना लेते हैं, तो वो 1/3 सदस्य वो लोग चुन के भेजते हैं। अब 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो 1/12 सदस्य है, जो विश्वविद्यालय के स्नातक ग्रेजुएट है, उनके द्वारा
निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो है माध्यमिक शिक्षण संस्था द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा होते हैं? माध्यमिक शिक्षण संस्थान द्वारा क्या है आपके निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। 1/12 सदस्य मैंने बोला माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा क्या है मनोनीत किया। कल राज्यपाल वाले में बताया था हमने कि 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताएं अनुच्छेद 173 किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 173 में है। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु क्या है वो पूरी कर चुका हो, उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का क्या हो वो मतदाता हो। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर जी? और उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का क्या हो मतदाता हो। किसी भी उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतलब पूरे स्टेट में से कहीं का मतलब मध्य प्रदेश का वो वोटर होना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे संसद के कानून द्वारा आयोग घोषित किया गया हो। और कोई भी व्यक्ति को विधानमंडल के द्वारा दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। विधान परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यों का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्य संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसे सभापति तथा उपसभापति कहते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। वही नियम है जो विधान परिषद में है। विधान परिषद का कार्य संचालन करने के लिए सभापति और एक सभापति परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जैसे सभापति तथा उपसभापति कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा जैसा कॉन्सेप्ट है। विधान परिषद भी राज्यसभा के समान एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। शक्तियां और कार्य की बात करेंगे तो विधान परिषद की शक्तियां विधानसभाओं से अत्यधिक कम है, इसलिए विधान परिषद विधानसभाओं द्वारा किए गए कार्यों को केवल विलंबनकारी बना सकता है। विधानसभा की शक्तियां विधानसभाओं से अत्यधिक कम है, इसलिए विधान परिषद विधानसभाओं द्वारा किए गए कार्यों को केवल विलंबनकारी बना सकती है, बाकी रोक नहीं सकती है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार 3 महीने तक तथा दूसरी बार 1 महीने तक। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 4, पहले 3 फिर 1 महीने। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। इस अवधि के बाद धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों का पुनरावलोकन की शक्ति नहीं रखती है। विधान परिषद जो है विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों का पुनरावलोकन की शक्ति नहीं रखती है। मुख्यमंत्री का विधान परिषद का सदस्य होना संविधान की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है और वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री जनता द्वारा सीधे निर्वाचित विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसा मना नहीं किया गया है, लेकिन यह कहा गया कि मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। बाकी वो उसका विधान परिषद का सदस्य है तो भी वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकता है। अब अपन आ जाते हैं विधानसभा पर। विधानसभा मेन है, चूंकि अपने यहां यही है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख अनुच्छेद 173 में है। वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु क्या हो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
वह पागल या दिवालिया न हो, वह शासकीय सेवा में न हो अर्थात किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो जो संसद ने शर्तें रखी है उनके लिए। विधानसभा का कार्यकाल, राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, अनुच्छेद 172 में ये बात उल्लेखित है तथा इस अवधि को राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे मणिपुर में भी लग गया है, कौन सा लगा है, 356 लगा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो लगा हो जब 352 की बात हो रही हो, 352 लगा हो कि समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब लग गया तो वो कब तक लगेगा? मैक्सिमम 1 वर्ष तक। उसके बाद फिर संसद में फिर बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा नहीं बढ़ सकता ये। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के पूरे होने से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। और कब कर सकता है? जब संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, मतलब इनके पास बहुमत ना हो या किसी और भी समस्या से। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात की तीनों जगह की सरकारें गिरा दी गई थी, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यपाल से कह के। तो ये हो जाता है। पंजाब में भी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था तब ऐसा हुआ था, जब धारा 370 कश्मीर से हटी तब भी ऐसा हुआ था। तो ये सब चीजें आपने देखी हैं, उत्तराखंड में, मणिपुर में, कई जगह ऐसा होता रहा, अरुणाचल प्रदेश में। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र और शीतकालीन सत्र, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए, 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इनके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाता है। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति कोरम विधानसभा की कुल संख्या के 1/10 भाग होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम संख्या 10 निर्धारित है। 10 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए यदि छोटी विधानसभा है तो। इसका उल्लेख 1893 में उल्लेखित है गणपूर्ति का। विधानसभा की संरचना की चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। विधानसभा के कार्यकाल की चर्चा कर लेते हैं। 5 वर्ष है, ये अपन कर चुके हैं ना, कार्यकाल कर चुके हैं। अच्छा, विधानसभा की संरचना भी कर लिया है। अब विधानसभा के सदस्य देख लेते हैं अपन, ये थोड़ा रिपीट हो गया। उत्तर प्रदेश में 403 है, मैं गलत था, देखो 406 बोल रहा था, है ना। मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में 403 है, फिर पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, गुजरात में 243 है, तमिलनाडु में 234 है। फिर न्यूनतम में देखेंगे पुदुचेरी में 30 है, अनुच्छेद 233 के तहत, है ना, अनुच्छेद 233 के तहत 30 है उसमें। सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में भी 60 है, नागालैंड में 60 है, त्रिपुरा में 60 है। मणिपुर याद रखिएगा कंट्रोवर्शियल रहा है अभी। अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है, दिल्ली में 70 है, अनुच्छेद 239 के तहत, याद रखिएगा, दिल्ली में 239 के तहत, और पुदुचेरी में 233 के तहत वहां पर 30 सीटें हैं। अब अपन आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 114 सीटें हैं विधानसभा की। 90 सीट जो है जम्मू और कश्मीर में है, और 24 सीट जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो टोटल कितनी हो गई? 114, जिसमें से 5 सीटें जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा मनोनीत की जानी है। तो कितनी हो गई कुल सीट? 119 हो गई। तो विधानसभा की 14 है, ये मनोनीत वाले अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पावर होना चाहिए। और वो देखें, जम्मू से 43 सीट है, कश्मीर से 47 सीट है, ये याद रखिएगा आप। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 है में उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में 2 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है, यदि सदन में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि सदन में महिलाएं कम पहुंची हैं तो 2 महिला सदस्य को मनोनीत राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल कहने का मतलब यहाँ उपराज्यपाल है। फिर 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद उपराज्यपाल ने क्या किया है कि कश्मीरी प्रवासी परिवारों के 2 प्रतिनिधि, जो कश्मीरी परिवार हैं वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं, तो कश्मीरी प्रवासी परिवारों के 2 प्रतिनिधियों, महिला के लिए 1 सीट आरक्षित, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 सदस्य को नामित कर सकते हैं। तो टोटल 5 हो गए। 2 ये महिलाएं हो गई, ठीक है, यदि महिलाएं नहीं है। फिर 2 सदस्य वो हो गए जो कश्मीरी प्रवासी हो गए
कश्मीरी प्रवासी परिवार होगा जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है वहां पर, तो महिला के लिए एक सीट आरक्षित रहेगी इसमें और एक पुरुष को लिया जाएगा, तो एक महिला एक पुरुष, तो कितने होगा ये 4 हो गए। और 5वां व्यक्ति कहां से आएगा, पीओके से आएगा। एक सदस्य कहां से लिया जाएगा, पीओके। तो मैक्सिमम 5 राज्यपाल कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो 5 उसे करना ही है। यदि पर्याप्त महिलाएं हैं तो ये 2 नहीं करेगा, यदि इनसे भी चुन के आएगा तो नहीं करेगा। तो टोटल 114 सीट ही मानी जाएंगी, ठीक है, जिसमें से 47 कश्मीर में और 43 किसमें, जम्मू में है। 24 कहां पर है, पीओके में, जहां चुनाव नहीं होता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है। अभी 2026 के बाद होगा। विधानसभा की चुनाव की प्रणाली ठीक वैसे ही है जैसी कि लोकसभा चुनाव की, अर्थात विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। विशेष उपबंध वाले राज्य जैसे नागालैंड तथा सिक्किम के में राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आरक्षण की बात करें तो 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया है और 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा भारत की लोकसभा राज्य विधानसभाओं में से एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है। अब इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न यूपीएससी में शायद आया था कि उत्तराखंड पीएससी में आया था, कहीं आया था ये प्रश्न, तो याद रखें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और विधेयक 126वां था और आर्टिकल 333 है। आंग्ल भारतीय ऐसे भारतीय कहलाते थे जिनमें पुरुष जो था वो यूरोपियन होना चाहिए और जो महिला है, जो मां है जिससे उत्पन्न संतान हुई है, वो भारत की होना चाहिए। ये एंग्लो भाषा की परिभाषा है। और राज्य विधानसभा की सीटों में आरक्षण की समय अवधि को 25 जनवरी 2030 तक क्या है, बढ़ा दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 126वें संविधान विधेयक संशोधन 2019 के द्वारा एससी और एसटी के लिए लोकसभा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण को कब तक बढ़ा गया है, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये दोनों ही अधिनियम एक ही हैं, बिल भी एक ही है, लेकिन दोनों में बात अलग अलग हुई है। तो याद रखिए प्रश्न क्या आया है आपको। नेक्स्ट है विधानसभा की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां और संविधान में संशोधन से संबंधित शक्तियां। 3 शक्तियां इनको प्रमुख रूप से है। और फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति, 4 शक्ति हो गई इनके पास। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन विधायी शक्ति की बात करेंगे। विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के विषयों पर विधि के निर्माण का अधिकार है। विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया का अधिकार है। विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के समान ही है। विधानसभा में संसद में विधि निर्माण के लिए 3 वाचन 3 रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय शक्ति क्या है, विधायिका राज्य की कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। राज्य के धन विधेयक पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं तथा राज्य का बजट विधानसभा द्वारा ही पारित किया जाता है। क्लियर। संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को आरंभ करने की शक्ति संसद को है। राज्य विधानसभा वो नहीं है, उसको वाली शक्ति नहीं है। परंतु ऐसे संविधान संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं उन पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले अधिक से अधिक राज्यों आधे से, यहां गलत लिखा है, वो आधे है, आधे नहीं सही लिखा है, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यकता है। जैसे जीएसटी बिल आया था 2017 में, जैसे जीएसटी बिल 2017 में आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली गई थी इसमें, ठीक है, क्योंकि वो संघीय ढांचे को था। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति को लेकर भी देखें कि यहां पर विधायक वोट डालता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें भाग लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दिल्ली इंपॉर्टेंट रहेगी, चुनाव हुआ था। 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट देते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 239A के तहत वहां सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब शामिल हो सकेंगे। तो अब यदि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, अगला राष्ट्रपति चुनाव में कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी आर्टिकल 239A के तहत उसमें भाग ले सकते हैं। यस और नो। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है।
विधानसभा के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखने से 14 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को क्या करना पड़ता है? सूचित करना पड़ता है। विधानसभा की अन्य शक्तियां एवं कार्य। द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर जाता है। ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक दे, है ना, तो 3 माह तक उस पर कार्रवाई ना करे या संशोधन करे। संशोधन यदि विधानसभा को मंजूर हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित करती है। दोबारा विधानसभा के पास भेजने पर विधान परिषद 1 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करे या दोबारा रद्द कर दे तो पुनः संशोधन कर विधानसभा को भेज दे तो स्थिति में विधेयक दोनों सदनों द्वारा क्या है? पारित माना जाता है। वही बात मैं आपको पहले बता चुका था कि ज्यादा से ज्यादा 4 बार रोक सकती है। यदि संशोधन करके करती है तो ठीक, और संशोधन नहीं भी करती विधानसभा तो भी वो 4 महीने बाद अपने आप पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद विधेयक राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति के विचारधारा रख सकता है। ये बात अपन कल राज्यपाल वाले में बता दिए थे। और पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस लौटा सकता है। परंतु यदि विधानमंडल द्वारा पुनः विधेयक को संशोधित करके अथवा बिना संशोधन की राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी पड़ती है। यही बात मैंने कहा, दोबारा विधानसभा के पास भेजने पर यदि विधानसभा 1 माह तक कोई कार्रवाई न करे, विधान परिषद 1 माह तक कोई कार्रवाई न करे या दोबारा रिटर्न कर दे तो पुनः संशोधित कर विधानसभा उसे भेज दे तो स्थिति में वह जो है यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा क्या पारित माना जाएगा। ठीक है। जब विधेयक को राज्यपाल द्वारा, परंतु हाँ ये मैंने बता दिया नहीं वाला पॉइंट। इसके बाद विधेयक राज्यपाल, हाँ परंतु यदि विधानमंडल, हाँ यही बता दिया, नोट सुन लो आप। जब विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारधारा रख दिया जाता है तो इस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। यदि उसने ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दिया कि इस पर राष्ट्रपति साहब बताएंगे। सत्र आहूत करना। अनुच्छेद 1741 के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को एक ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा को, राज्य विधान परिषद को वहां दोनों सदनों में जहां दोनों सदन संबोधित करेगा। यह भाषण मंत्री परिषद द्वारा बनाया जाता है। देखो इसमें एक लाइन लिखी है 174 में, विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन को बुलाएगा जिसे वो उचित समझे। ठीक है, तो कहीं भी बुला सकता है। अभी मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने कहीं और विधानसभा की बैठक लगा ली थी, है ना, तो ये हो सकता है, ऐसा पावर है 174(1) के तहत। तो मंत्री का लिखा हुआ भाषण 176 के तहत राज्यपाल पढ़ता है। ठीक है, तो राज्यपाल का भाषण कब होता है? विधानसभा के चुनाव के पश्चात, जब चुनाव हो जाता है और फिर जब नया चुनाव के बाद नया सत्र चालू होता है, नई सरकार बन के आती है, तो पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले, है ना, जब बजट पेश होता है उसके पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा को वो संबोधित करता है। सदन को स्थगन की बात कर लेती है। सदन को स्थापित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। ठीक है, सदन को स्थापित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन द्वारा, हाँ ठीक है, स्थगन करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन यदि पीठासीन अधिकारी के द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत एकत्रित होने के संदर्भ में समय या तिथि की घोषणा नहीं की जाती है तो सदन जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित क्या है? माना जाता है। यहां पर एक स्थगित शब्द नहीं है, आप लोग जोड़ लेना। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन द्वारा सदन स्थगन करने के उपरांत, वो सदन लिख दिया उसने, स्थगन करने के उपरांत एकत्र होने के संदर्भ में समय या तिथि की घोषणा नहीं की कि कब अब फिर से आना है, तो वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित माना जाता है। सत्रावासन अलग शब्द है। सत्रावासन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है कि अब सत्रावासन हो गया, सत्र खत्म हो गया, है ना।
जैसे बोलते ना कि जब जब आपने देखा विधानसभा का मौत हो तो राज्यपाल जो वो होता अपना पीटर सिंह अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष, जैसे वर्तमान नरोत्तम सिंह तोमर है, वो क्या बोल देंगे कि अब मीटिंग शाम को 4 बजे होगी, या कल होगी, या परसों होगी, या कुछ मिनटों बाद होगी। और यदि वो कुछ नहीं बोले कि 2 बजे होगी, 4 बजे होगी, 5 बजे होगी, कल होगी, परसों होगी, या कुछ घंटों नहीं बोले, तो वो अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाता है, माना जाता है। लेकिन सत्रासन करने की शक्ति पीठा सिंह अधिकारी के पास नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं, ये शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के द्वारा है। विघटन की बात कर लेते हैं हम। जहां एक तरफ सत्रावासन सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, तो वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। विघटन क्या मतलब पूरी सदन को ही समाप्त कर देता है। सत्रावासन मतलब एक सत्र को खत्म किया गया, अब अगला सत्र फिर चालू होगा, राज्यपाल बताएगा 174 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा की विघटन की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 182 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो विधानसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, सीनियर मोस्ट की बात नहीं है, जिसको वो निर्दिष्ट कर दें। 189 में गणपूर्ति की बात है। अनुच्छेद 266(1) में राज्य की संचित निधि है। अनुच्छेद 266(2) में राज्य का लोक लेखा है। अनुच्छेद 267 में राज्य की आकस्मिकता निधि है। ठीक है, ठीक है, राज्य की आकस्मिकता निधि है। और अनुच्छेद 177 तथा अनुच्छेद 194(4) में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार का क्या है, प्रावधान किया गया है। तो मंत्रियों और जो है महाधिवक्ता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। क्लियर कि नहीं क्लियर, से या सो नो। अब अपन जो है उच्च न्यायालय वाला पूरा मामला कर चुके थे, कि नहीं कर चुके थे। अब इसमें मंत्री परिषद रह गया था। ठीक है, अब मुख्यमंत्री वाला पार्ट ले लेते हैं। मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री का पद, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन व भत्ता और शक्तियां। मुख्यमंत्री किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की है। राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तथा वह वास्तविक कार्यपालक अधिकारी भी होता है। ये चार्ट आपने देख लिया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा सबसे बड़ा दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चा या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। शपथ अनुच्छेद 164(3) में के पूर्व मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 164(3) में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष, ये थोड़ा सेंटेंस फ्रेम ठीक नहीं हुआ है। अनुच्छेद 164(3) में कि पूर्व जो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समय दो अनुसार पद ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। ठीक है, ये सेंटेंस फ्रेम नहीं है। सेंटेंस में बताता हूं क्या बनेगा। वो टाइपिंग वाली ने मिस्टेक कर दी। 164(3) के अनुसार जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के समक्ष जो है पद ग्रहण करने से पूर्व, है ना, पद ग्रहण करने से पूर्व जो है राज्यपाल के समक्ष जो है 2 शपथ लेनी होती है। पहली, पद के कर्तव्य पालन की शपथ तथा गोपनीयता की शपथ। किसकी लेगा वो? पद के कर्तव्य पालन की शपथ तथा गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो पहला पद की कर्तव्य पालन की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी। पद ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी पड़ेगी। फिर विधानसभा में जब वो जाएगा, विधानसभा आपने देखा होगा मुख्यमंत्री को शपथ पहले दिला देता है, विधानसभा में बहुमत बाद में पारित करना पड़ता है। तो जब विधानसभा में जाएगा वो, तो विधानसभा सदस्य की अलग वो शपथ लेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की जब वो शपथ लेगा तो 2 की लेगा, मुख्यमंत्री पद के कर्तव्य पालन की और गोपनीयता की शपथ लेगा। तो मुख्यमंत्री को वचन पढ़ के बता दिया। कार्यकाल क्या होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। यदि पूर्ण बहुमत बना रहा तो 5 साल, और बीच में भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। यदि विधायक दल का नेता कोई भी बन सकता है बाद में, या यदि सरकार उसकी गिर गई, बहुमत से कर पाए, तो उसको कभी भी हटा सकता है। तो इसको आप कहेंगे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है, परंतु जब मुख्यमंत्री विधानसभा निम्न सदन में बहुमत खो दे तभी बर्खास्त कर सकता है, ऐसे नहीं राज्यपाल कर सकता है। वेतन और भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता, तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूचित में किए गए प्रावधान के अनुसार होंगे। अनुच्छेद 1645 में यह बात कही गई है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्गीकरण कर लेते हैं। मंत्री परिषद के संबंध में उसकी शक्तियां कुछ अलग हैं, राज्यपाल के संबंध में अलग है और राज्य विधानमंडल के संबंध में अलग है। मंत्री परिषद के संदर्भ में बात करेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है तथा निगरानी भी करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की क्या है? अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र या मृत्यु होने पर पूरी मंत्री परिषद जो है स्वतः ही बर्खास्त हो जाती है। यहां पर 2 प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग को लगता होगा मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन किसकी होती है? या सोनू गृह मंत्री की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो मंत्रिमंडल के अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ मंत्री करेगा, ना कि गृह मंत्री करेगा। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र या मृत्यु होने पर पूरा मंत्री परिषद क्या अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है ना। अब राज्यपाल के संदर्भ में शक्तियां देख ली। 163 मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए 163 बना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा 164 के अनुसार ही। मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। ये राज्यपाल के संदर्भ में इसकी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 167 राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्री परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। मैं आर्टिकल एक बार ये फिर से पढ़ना चाहूंगा। 167 प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को क्या करे? संसूचित करे। ये मैंने बता दिया। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्री परिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा, यदि राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या है? परामर्श दे सकता है कि ये महाधिवक्ता बनना है, इसको राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दो। जैसे अपने डॉक्टर राजेश लाल मेहरा हैं, सदस्य हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि के नियुक्ति के संबंध में भी परामर्श वो क्या है? राज्यपाल को देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में
राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने तथा उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना, मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना, सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना, यह राज्य विधानमंडल के संबंध में है। अन्य शक्तियां क्या है? वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है 1 वर्ष की अवधि के लिए, है ना, तो उपाध्यक्ष बनेगा। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है और इन निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य क्या होता है? प्रबंधक होता है। हम अब कुछ मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, फिर उनसे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करेंगे। हमारे पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो रविशंकर शुक्ल रहे हैं, जो 1/11/1956 से 31/12/1956 तक रहे हैं। दूसरे हैं भगवंत अन्ना भाऊ मंडलोई, इनको पद्म विभूषण भी नहीं, सॉरी, इनको शायद पद्म भूषण मिला हुआ, चर्चा करेंगे आगे, ये रहे हैं। फिर कैलाश नाथ काटजू रहे हैं 57 से 62 तक। फिर से भगवंत राज मंडलोई सेकंड टर्म में बने 62 से 63 तक, ठीक है। फिर से उनको मौका मिल गया है। फिर द्वारका प्रसाद मिश्र बने हैं 67 में, 63 से 67 तक, फिर 67 से फिर 67 तक कुछ समय के लिए बने हैं। फिर गोविंद नारायण सिंह बने हैं 67 से 69 तक, 2 बरस तक। फिर राजा नरेश चंद्र बने हैं, एक आदिवासी थे, ये 69 से 69 बने हैं। गोविंद नारायण सिंह जो हैं वो रामपुर बघेलन के हैं, सतना के, जो पड़ता है वहां पर एक कस्बा है ना, याद रखिएगा। और ये एक ऐसे थे कि उस समय जो है सदन का नेता जो है विजय राजे सिंधिया बन गई थी, ये नहीं थे, जबकि सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, ये अब बात था इनका। तो दौर देख लीजिए इनका 67 से 69। नरेश चंद 13 दिन के लिए बने थे 69 से 69, 13 दिन दिख रहा होगा इनका। फिर श्यामाचरण शुक्ल आ गए, ठीक है। तो द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद ये थोड़ी सी जो है आप देख सकते हैं इसमें दिक्कत हो गई थी। फिर प्रकाश चंद सेठी आ जाते हैं 1972 में, 69 से 72 श्यामाचरण शुक्ल, फिर 72 से 75 तक लगभग प्रकाश चंद सेठी रहे। फिर 75 में फिर श्यामाचरण शुक्ल आ गए और फिर वो लग गया आपका क्या, राष्ट्रपति शासन लग गया है, लिख दिया है मैंने, ठीक है। कहाँ लिख दिया है मैंने, अच्छा छूट गया है, ऊपर करते हैं इसको। फिर उसके बाद 77 जब 29/4/77 आई तो फिर आपका राष्ट्रपति शासन लग गया 30/4, है ना, 5/6, ठीक है। फिर कैलाश चंद्र जोशी बनते हैं, जिनकी 2019 से मृत्यु होती है अभी अभी, तो याद रखना पड़ेगा। बीजेपी के बड़े नेता थे, भोपाल से सांसद भी रहे हैं। ये भूल जाते थे, है ना, तो ये सो जाते थे कुर्सी पे बैठे बैठे, ऐसी किस्से भी इनके मशहूर हैं। तो ये 77 से 78 तक रहे। फिर वीरेंद्र कुमार सकलेजा ये उप मुख्यमंत्री भी रहे और फिर जो है इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला 78 से 80 के बीच में। सुंदरलाल पटवा 80 से 80 बने और राष्ट्रपति शासन इनके में लग गया। फिर अर्जुन सिंह साहब बने 80 से 85 तक। फिर मोतीलाल वोरा बने, ये गैस कांड हुआ था इनके समय, याद रखिए। मोतीलाल वोरा बने, बाद में मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, 85 से 88 तक रहे। फिर अर्जुन सिंह फिर बने 88 से 89 तक। फिर मोतीलाल बने, वोरा बने 89 से 89 तक। फिर श्यामाचरण शुक्ल की फिर वापसी हुई थी एक लंबे समय बाद और 89 से 90 तक भी ये बनते हैं। राजीव गांधी के क्लोज थे चूंकि श्यामाचरण शुक्ल, तो इनको एक बार और अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। फिर सुंदरलाल पटवा बनते हैं 90 से 92 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है जब बाबरी मस्जिद गिरती है, तो ये संवैधानिक व्यवस्था फेल होने के कारण नहीं, ये गिराई गई थी, ठीक है। फिर दिग्विजय सिंह बनते हैं 93 से 2003 तक, 10 वर्ष। फिर उमा भारती बनती हैं 2003 से लेकर 2004 तक, तो लगभग 9 महीने उमा भारती रही। और फिर बाबूलाल गौर बनते 2004 से 2005 तक, लगभग 1 साल मान लीजिए बाबूलाल गौर बने, 1.5 साल तक। फिर शिवराज सिंह चौहान जब 2005 में बने तो 2018 तक रहे। और फिर कमलनाथ बने 17/12/18 से 23/3/2020 तक, लगभग 1.5 साल ये भी रहे, आप कह सकते हैं। फिर शिवराज सिंह चौहान बन गए और ये 2020 में बने और नवंबर 2023 तक ये फिर रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव बन गए 13/12/2023 से वर्तमान में भी वो आपके मुख्यमंत्री हैं। तो अब मुख्यमंत्री से जुड़े कुछ हम फैक्टों की चर्चा कर लेंगे, ठीक है।
तो वो फैक्ट आप सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो सुन लीजिए आप लोग, अर्जुन सिंह की, है ना। भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। और चोरहट लॉटरी स्कैंडल 1982 में जो हुआ था शिशु कल्याण केंद्र चोरहट में, इनके बेटे अजय सिंह जो हैं वर्तमान में चोरहट से विधायक हैं। और अजय सिंह जो है नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा ये, है ना। और मदर टेरेसा द्वारा शिलान्यास किया गया था किसका? शिशु कल्याण केंद्र का। और शिशु अस्पताल की नींव रखी गई थी। तो दो बड़े कांड हैं आपके अर्जुन सिंह से। तो भोपाल गैस कांड बहुत लोगों को याद है, लेकिन ये जो शिशु कल्याण केंद्र है जिसकी शिलान्यास मदर टेरेसा ने की थी 1982 में, इसमें कुछ स्कैंडल हो गया था, लॉटरी स्कैंडल हो गया था। और वहाँ से विधायक वर्तमान में आज भी इनके जो बेटे अजय सिंह है, अजय सिंह एक बार चुनाव हार भी चुके हैं, है ना, पिछले विधानसभा में, तो 2018 में हुआ था, ये वाला जीत गए वो। फिर हम बात करेंगे रविशंकर शुक्ल की, मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई और इनका जन्म 1877 में सागर में हुआ। फिर हम बात करेंगे भगवंत राम मंडलोई की। किसकी बात करेंगे? भगवत राम मंडलोई की। ये हैं जो सेकंड नंबर पे बने थे। भगवत राम मंडलोई जो 57 रहे। तो भगवंत राम मंडली का जन्म खंडवा में हुआ था। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, देख भी पा रहे होंगे आप। कैलाश नाथ काटजू जो हैं वो INA, है ना, इंडियन नेशनल जो वो आपकी आर्मी थी, फौजियों की ओर से लाल किला मुकदमा लड़ा था, जिसमें वकील इनके साथ भोला भाई देसाई थे, आसफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर छपरू थे, कैलाश नाथ काटजू स्वयं थे और HL वर्मा थे। भोला भाई देसाई, याद कर लीजिए, भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, तेज बहादुर छपरू और HL वर्मा। मैरेट षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को भी बचाने का काम कौन किए थे? कैलाश नाथ काटजू किए थे। इनकी किताब है, बुक जो है, एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी, द डे आई रिमेंबर। 2 उनकी बड़ी फेमस बुक हैं, एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी, द डेज आई रिमेंबर। फिर हैं द्वारका प्रसाद मिश्रा। इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश से बाहर हुआ था। 1901 में जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ। संविधान सभा के सदस्य थे कौन? द्वारका प्रसाद मिश्रा। और इनकी किताब थी इंडियाज मार्च टू फ्रीडम, इंडियाज मार्च टू फ्रीडम। और एक किताब थी कृष्णायन, जो इनकी काव्य है। श्री गोविंद नारायण सिंह की बात कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे ये 67 से 69 रहे। लोक सेवा दल नई पार्टी इन्होंने बनाई थी। कौन सी पार्टी बनाई थी? लोक सेवा दल, इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी। संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया इन्होंने। संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, जिसने मैं बताया था आपको, विजय राजे सिंधिया ने समर्थन दिया था, कांग्रेस से तोड़ के पार्टी समर्थन दिया गया था इनको। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी ये कहलाए, ठीक है। गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में विजय राजा सिंधिया सदन की नेता रही, आपको बता दिया है। रामपुर बघेलन सतना में इनका जन्म हुआ था। बिहार राज्य के ये गवर्नर बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ। श्री राजा नरेश चंद्र की बात करेंगे। 13 दिन मुख्यमंत्री रहे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। सारंगगढ़ के शासक थे। सारंगगढ़ अब जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। श्यामा चरण शुक्ल की बात करेंगे, जो पहली बार 69 से 72 तक बने थे। श्यामा चरण जो हैं, इनके एक भाई थे विद्याचरण शुक्ल, ठीक है। वो बड़े नेता छत्तीसगढ़ में थे, जिनकी नक्सली हमले में जो है मृत्यु हो गई थी या शहीद हो गए थे। इनका जन्म रायपुर में हुआ है और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं ये। पिता पुत्र, इनके पिता हैं रविशंकर शुक्ल, ये पिता पुत्र की जोड़ी है। और इन्हीं के भाई थे विद्याचरण शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे। तो रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं श्यामाचरण शुक्ल, ये पिता पुत्र की जोड़ी रही है CM के रूप में। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में लगा इनके, है ना, ये आप देख लीजिए। पहले कार्यकाल 69 से 72 में लगा, जब इनका सेकंड कार्यकाल आया तो उसमें राष्ट्रपति शासन इनके में लग गया है, ठीक है।
30/4/1977 से 25/6/1977 तक लिखा हुआ है, तक राष्ट्रपति शासन रहा। फिर प्रकाश चंद्र सेठी बन गए, इन्हीं के समय पर राज्य योजना आयोग आया था। इनका जन्म है जो वो झालर पाटन में हुआ है। किनका कहाँ जन्म हुआ है इनका? इनका जन्म जो है झालर पाटन में हुआ था। आपातकाल के समय ये मुख्यमंत्री थे और राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे और चंबल क्षेत्र में डकैतों के आत्मसमर्पण के लिए इन्होंने प्रयास किया। केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे, रक्षा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री भी जो है प्रकाश चंद्र सेठी आपके रहे हैं। ठीक है, और ये 1982 से 84 तक जो है गृह मंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, और कैलाश नाथ काटजू भी जो है वो भारत के गृह मंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1951 से 1955 तक, और 82 से 84 तक जो है प्रकाश चंद्र सेठी रहे हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं श्री कैलाश चंद्र जोशी में। इनका जन्म हाट पिपल्या जो देवास में पड़ता है वहां हुआ है और जनता पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने ये। वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म मंदसौर में हुआ था। इन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई थी, मध्य प्रदेश जनता पार्टी। याद रखिए वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बारे में। सुंदरलाल पटवा की बात करेंगे। इनका जन्म कुकरेश्वर मंदसौर में हुआ था। इनका भी मंदसौर में हुआ था। 2 राष्ट्रपति शासन का सामना किया, प्रथम 1980 में, दूसरा 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण। फिर मोतीलाल वोरा बने। इनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट में, है ना। इंदौर SGITS से इन्होंने बी किया था। किसने? मोतीलाल वोरा ने। सॉरी दिग्विजय सिंह की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह का जन्म इंदौर में हुआ था। इन्होंने इंदौर के SGITS से बी किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। प्रथम मुख्यमंत्री जिसने पंचायती राज को लागू किया 1994 में। इनके ही कार्यकाल में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। प्राथमिक स्कूल 26,000 स्कूल खोले, प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर पर। प्रत्येक गांव में 3 किलोमीटर में स्थापित इन्होंने किए। माध्यमिक स्कूल जो है इन्होंने प्रत्येक गांव में 3 किलोमीटर स्थापित किए। इनके कार्यकाल में 52,000 ग्राम सभा स्थापित हुई, 8 स्थायी समितियां बनाई गई, साक्षरता दर में वृद्धि हुई। 1998 मुल्ताई किसान नरसंहार मामला में भी इनका नाम जो है दिग्विजय सिंह का आया था। उसके बाद उमा भारती जिनका जन्म टीकमगढ़ में हुआ। मध्य प्रदेश में पंच जा शब्द का यूज किए थे। जा से जल, जा से जमीन, जा से जंगल, जा से जानवर, जा से जानवर कार्यक्रम की शुरुआत की थी पंच जा। पहली महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश जनशक्ति पार्टी का इन्होंने भी गठन किया था, श्री बाबूलाल गौर। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बुलडोजर मंत्री के रूप में प्रसिद्धि मिली। श्री शिवराज सिंह चौहान, जन्म सीहोर में हुआ। मामा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। पांव पांव भैया वाले नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा सदस्य 1991 में विदिशा से बने पहली बार। बिना मंत्री परिषद 30 दिनों तक इन्होंने कार्य किया। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वर्तमान में। कमलनाथ, इनको युवा तुर्क कहा जाता है। जन्म कानपुर में हुआ। लोकसभा सदस्य 9 बार छिंदवाड़ा से रहे। ठीक है, फिर आ जाते हैं कैलाश नाथ काटजू पर। नेहरू सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे, केंद्रीय कानून मंत्री, रक्षा मंत्री रहे। कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल भी रहे। मध्य प्रदेश से सीएम कैलाश चंद्र जोशी को राजनीति के संत कहा गया है। ठीक है, अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल एवं लोक लेखा समिति के सभापति रहे। वाणिज्य मंत्री रहे, संचार मंत्री रहे, मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। उमा भारती जो है केंद्रीय कोल खनिज युवा खेल 2002 में मंत्री रही एवं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के भी जो है मिनिस्ट्री जो है मोदी सरकार में 2014 में रही। तो ये सीएम से जुड़े मैंने एक एक फैक्ट बोले हैं। आप आराम से इसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में जो है उसको नॉर्मल स्पीड से पीछे कर लेना, तो धीरे धीरे सुन पाएंगे और आराम से लिख लेना।
इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से जुड़े और फैक्ट भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारत के गृह मंत्री रहे कैलाश नाथ काटजू, ये 51 से 55 तक जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में, और प्रकाश चंद्र शेट्टी 82 से 84 तक इंदिरा गवर्नमेंट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो किसी राज्य के राज्यपाल रहे, जिसमें कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा के 1947 में, पश्चिम बंगाल में 1948 में, गोविंद नारायण सिंह बिहार के 1988 में, अर्जुन सिंह पंजाब के 1985 में, मोतीलाल वोरा यूपी के 1993 में। हालांकि ये पहले बता चुका था, फिर से अलग अलग करके बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहा? वीरेंद्र कुमार सकलेजा बने जब गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। फिर बने शिव भानु सोलंकी जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। फिर बनी जमुना देवी, ये महिला थी, ये प्रोटेम स्पीकर भी थी, ये नेता प्रतिपक्ष भी बनी, और इनका जन्म जो है कुछी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जो धार जिले में आती है। और ये उप मुख्यमंत्री बनी थी दिग्विजय सिंह की सरकार में। सुभाष यादव भी उप मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह की सरकार में। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव की सरकार में। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनकी मृत्यु पद पर रहती हुई है, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। भगवत राम मंडलोई जो है मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी बनने का इन्हें मौका मिला है, तथा उन्हें पद्म भूषण का नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कैसे थे, जरा आइए इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, रविशंकर शुक्ल को अपॉइंट किया गया, फिर भगवंत राम मंडलोई जो हैं वो आ गए, चूंकि उनकी मृत्यु हो गई तो इनको अपॉइंट कर दिया गया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जब मध्य प्रदेश बन रहा था तो रविशंकर शुक्ल को बना दिया, फिर मध्य प्रदेश बन गया 1956 में, फिर पद पर रहते हुए रविशंकर शुक्ल जी की मौत हो गई तो मंडलोई साहब को बना दिया गया। अब चुनाव हुआ नहीं, चुनाव हुआ तो फिर कैलाश नाथ काटजू जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत लोगों को नहीं पता, गलती हो सकती है। तो मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू बने। कैसे बने मैंने समझा दी है, प्रोसेस समझ में आ गई? नहीं आई तो कमेंट करना, फिर समझा देंगे। कैलाश नाथ जो है वो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पद भी इन्होंने संभाला। 1945 में लाल किले में ये भी चर्चा हो चुकी है। कृष्णायन की रचना द्वारका प्रसाद मिश्र ने की है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। साथ में इंडियाज मार्च टू फ्रीडम भी जो है द्वारका प्रसाद मिश्र की है। और जो कृष्णायन जो द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, ये 1942 में जेल में रहते हुए उन्होंने की है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने की थी। कृष्णायन की रचना आप समझ गए अब क्यों महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, दोनों में अंतर है। गोविंद नारायण सिंह जो है मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, मतलब कांग्रेस के नहीं, लेकिन समर्थन उन्हें कांग्रेस के एक धड़े से था, लेकिन पूरी तरीके से जो आप कहेंगे कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। गोविंद नारायण सिंह कांग्रेसी ही थे, तो गैर कांग्रेसी सीएम कैलाश जोशी और गैर कांग्रेसी सरकार गोविंद नारायण सिंह, दोनों फैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना। यहां बच्चे गलती करते हैं, आप नहीं करना। राजा नरेश चंद 13 दिन के लिए बने थे, पहले आदिवासी थे। उमा भारती पहली आपकी महिला मुख्यमंत्री थी। मुझे लगता है मैंने सभी फैक्ट आपके कवर कर लिए हैं। अब प्रोटेम स्पीकर को लेके मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, काशी प्रसाद पांडे से लेके, रत्नाकर झा से लेके, जमुना देवी से, अर्जुन सिंह से लेके, जगदीश देवड़ा से लेके गोपाल भार्गव तक बता चुका था। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अपन अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष की शक्तियां वगैरह अपन कर ही चुके हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 178 में है, और अध्यक्ष का अधिकार और कार्य भी 178 में है। 80 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष जन शक्तियां भी बता चुके हैं। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भी जो है बता चुके हैं। ठीक है, 77 में मंत्रियों राज्य बोलने और कार्रवाई हिस्सा लेने का अधिकार है, 77 बता चुके, और 19494 भी बता चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल सभी अपने हो चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, दूसरी बार भी पंडित कुंजीलाल दुबे बने, तीसरी बार भी पंडित कुंजीलाल दुबे बने। मतलब 1956 से लेके 1967 तक कुंजीलाल दुबे को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर श्री तेजलाल टेम्भरे
फिर उसके बाद अगले विधानसभा अध्यक्ष बने श्री तेज लाल टेमरे, फिर बने श्री गुलशोर अहमद। आप कहेंगे तो इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मांग लेना, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे दूंगा मैं इसकी, ठीक है, परेशान ना होइए। श्री एमएस नेवालकर फिर बने अगले, ठीक है, टेम्भरे के बाद बने श्री गुलशोर अहमद, फिर श्री एमएस नेवालकर, श्री वाईडी शर्मा, श्री आर के शुक्ला, श्री आरपी शुक्ला, श्री बीएम मिश्रा। फिर जो महत्वपूर्ण है वो याद रखना है, कुंजीलाल दुबे के बाद श्री तेजलाल टेम्भरे। दूसरे याद रखना है आपको इसमें श्रीनिवास तिवारी, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी भी प्रोटेम स्पीकर बने थे, और ठीक है, फिर बाद में जो है ये आपके बन गए पूरे विधानसभा अध्यक्ष, और इनको 2 बार बनने का मौका प्राप्त हुआ है ना श्रीनिवास तिवारी को। फिर ईश्वरदास रोहाणी बने, और ईश्वर रोहाणी भी 2 बार बने। फिर सीता शरण शर्मा बने, ठीक है, फिर एनपी प्रजापति बने, फिर श्री गिरीश गौतम बने, और अभी वर्तमान में नरोत्तम सिंह तोमर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्छ कुंजीलाल दुबे हैं, 56 से 67 तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल श्री तेजलाल टेम्भरे का रहा है, 25/3/1972 से 10/8/1972 तक, लगभग 5 महीने ही जो है टेम्भरे जी रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है श्री गुलशोर अहमद जो है 72 से 77 के बीच रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण है श्री पहले जो है श्री वी सरवटे, इनके नाम पर इंदौर का सरवटे बस स्टैंड भी आप लोग जानते होंगे, तो ये पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। फिर श्री एएस पटवर्धन बने, फिर श्री एनपी श्रीवास्तव बने, अगेन एनपी श्रीवास्तव बने, फिर आर के शुक्ला बने, फिर एनपी शुक्ला बने, फिर सवाईमल जैन बने, फिर श्री आरसी महेश्वरी बने, फिर श्री रामकिशोर शुक्ल बने, श्री प्यारेलाल कंवर बने, श्री कन्हैयालाल यादव बने, फिर श्रीनिवास तिवारी बने, और श्रीनिवास तिवारी को अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। और इसमें से आप देखेंगे तो आर के शुक्ला को भी अध्यक्ष बनने का मौका मिला। फिर इसके बाद आप देखेंगे कन्हैयालाल यादव के बाद बन गए थे श्रीनिवास तिवारी जी, फिर भैरूलाल पाटीदार बने, फिर ईश्वरदास रोहाणी को भी देखिए फिर अध्यक्ष बनने का मौका प्राप्त हुआ, फिर श्री हरवंश सिंह बने, फिर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह बने, और वर्तमान में सुश्री हिना लिखाराम कावरे, नहीं, हिना लाल जो कावरे हैं वो 2023 तक रही, फिर जो है हिना नाम लिखीराम कावरे को हटा दिया, अभी उपाध्यक्ष कोई नहीं है। तो उपाध्यक्ष से 2-4 फैक्ट बता देता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे हैं, जो 24/12/1956 से 5/3/1957 तक रहे, और सबसे छोटा कार्यकाल भी सरवटे जी का ही रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष का सबसे लंबा काल रहा है श्री हजारीलाल रघुवंशी जी का, जो 2003 से 2008 तक रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी चुने गए, 3 ऐसे सदस्य बता चुका हूं, श्री राम किशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहाणी, 3 हो गए आपके। और प्रथम प्रोटोम स्पीकर काशीनाथ पांडे, दूसरे रत्नाकर झा, ये पहले वीडियो में बता चुका हूं। और 16वीं में जो है गोपाल भार्गव बने थे, और 15वीं में आपके दीपक सक्सेना और ईश्वरदास रोहाणी वो बने थे, जगदीश देवड़ा बने थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता की चर्चा कर लेते हैं। पहले बने थे श्री विश्वनाथ यादव तामस्कर, याद रखें, पहले श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, श्री चंद्र प्रताप तिवारी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामा चरण शुक्ल को देखिए मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। फिर द्वारका प्रसाद मिश्र भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, ये भी मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद फिर श्यामा चरण शुक्ल बने, फिर उसके बाद 1969 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा बने, श्री वसंत सदाशिव प्रधान बने। तो जब आप मुख्यमंत्री पढ़े तो उसके साइड में आप देखें कि विधानसभा जो हारे तो उसके साथ ये भी पलट गए यहाँ पर, ठीक है। श्री वसंत सदाशिव प्रधान बने, श्री कैलाश जोशी बने, फिर श्री अर्जुन सिंह भी विपक्ष के नेता बने, सुंदरलाल पटवा बने, कैलाश जोशी बने, श्यामाचरण शुक्ल बने, श्री विक्रम वर्मा बने, गौरीशंकर सेजवार बने 1999 से 2002 तक, फिर श्री बाबूलाल गौर बने 2002 से 2003 तक। फिर उसके बाद सरकार बीजेपी की आ गई, तो अब ये सब कांग्रेस के बनने लगे। तो पहली बनी जमुना देवी 2003 से 2008 तक, फिर जमुना देवी बनी 9 से लेकर 10 तक, फिर अजय सिंह बने 11 से लेकर 13 तक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। सत्यदेव कटारे जो हैं लाहौर सीट से 2014-2016 तक, अजय सिंह फिर बने 17 से लेकर 18 तक, फिर गोपाल भार्गव बीजेपी के बने
2019 से 2020 तक, फिर कमलनाथ बन गए 2020 से 2022 तक, अभी डॉक्टर गोविंद सिंह है 2022 से 2023 तक, ये भी सीट अपनी जो है हार गए हैं। अटेर से थे आपके हेमंत कटारे के पिताजी सत्यदेव कटारे, लाहौर से गोविंद सिंह थे जो चुनाव हार गए इस बार। तो अभी उमंग सिंघार जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसमें मौका मिला श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा को। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा को मौका मिला 1978 से 1980 के बीच में कैलाश चंद्र जोशी और सुंदरलाल पटवा के बीच में इनको मौका मिला था। फिर दूसरे हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल, फिर श्री कैलाश जोशी, चौथे हैं अर्जुन सिंह, पांचवें हैं सुंदरलाल पटवा, छठे हैं श्री बाबूलाल गौर, सातवें हैं कमलनाथ। तो 7 ऐसे हैं जो विपक्ष के नेता रहे, बाद में वो बने। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा, 5वीं और 6ठी विधानसभा के बीच लगा 1977 से 30/4/1977 से 23/6/1977 तक। 6ठी और 7वीं विधानसभा में लगा 7/2/1980 से 9/6/1980 तक, 4 महीने का लगा ये। ठीक है, 2 महीने का उधर लगा, फिर 4 महीने का लगा। फिर जो है 9वीं और 10वीं विधानसभा में जो है 15/12/1992 से 6/12/1993 तक लगा, ये लगभग 1 साल लगा आपका। तो ये हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के बारे में जाना है। और एक वीडियो अभी पंचायती राज को लेकर हम जरूर आएंगे, और पीडीएफ कहेंगे तो हम डाल देंगे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की हैं, जिसमें आप स्लो करके सुन लीजिए। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालिए, आप कमेंट करिए, मैं डाल दूंगा उस पर। धन्यवाद।